हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नक्टिव एकेडमिक्स। दिस इज द थर्ड वीडियो इन दिस सीरीज ऑफ क्रैश कोर्स, जिसमें हम हर एक चैप्टर को कवर करने वाले हैं विद इन 30 मिनट्स। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये वाली वीडियो सीबीएसई के रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंगली होने वाली है। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे डिलीटेड टॉपिक्स हैं फॉर द 2021, सो इनको आप स्किप कर सकते हो। सो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं एक विजुअलाइजेशन से कि हाँ, कहाँ पे मेटल्स लाई करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, कहाँ पे नॉन मेटल्स लाई करते हैं। आप क्लियरली देख पा रहे हो, मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं इन द पीरियोडिक टेबल दे आर मेटल्स। ये जितने भी पिंक कलर में एलिमेंट्स शो करे हुए हैं इन दिस पीरियोडिक टेबल, दे आर मेटल्स। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स मेटल्स हैं। सिर्फ ये वाले जो कुछ एलिमेंट्स हैं जो ब्लू कलर में शो करे हुए हैं, दे आर द नॉन मेटल्स, राइट। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स या नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती हैं। उनको ना तो हम प्रॉपर्ली मेटल्स बोल सकते हैं, ना उनको नॉन मेटल्स बोल सकते हैं, राइट। दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स भी उनको बोला जाता है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, राइट। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमको इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है। चैप्टर का नाम ही क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। सो मेटलॉइड्स के बारे में हमको डीपली नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। पहली प्रॉपर्टी जो मेटल्स होती हैं, दे आर मेलिएबल। मेलिएबल मीन्स उनको हम शीट्स में बीट कर सकते हैं। कॉमन एग्जांपल जैसे ये मिठाइयों के ऊपर चांदी का वर्क चढ़ा होता है ना, बेस्ट एग्जांपल है ये मेलिएबल होने की। या फिर आपने जैसे क्लास 9th में रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, राइट। उसमें आपने पढ़ा होगा कि गोल्ड की उसने एक पतली सी फॉइल ली थी जिसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करा था, राइट। सो गोल्ड फॉइल, अगेन गोल्ड इज अ मेटल, उसकी हम फॉइल बना पा रहे हैं ना, उसकी शीट्स बना पा रहे हैं। सो मेलिएबल का सिंपल सा मीनिंग यही होता है, राइट। मेटल्स आर मेलिएबल। ऐसा हम नॉन मेटल्स के साथ जनरली सेइंग नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट, मेटल्स आर डक्टाइल। दैट मीन्स इनकी हम वायर्स बना सकते हैं। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। नेक्स्ट वन, गुड कंडक्टर्स। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सेइंग इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं। इसी वजह से जो ये बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं जिनमें हम खाना गर्म कर रहे हैं, वो किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ द हीट। जनरली ऐसा आपको नहीं देखने को मिलता है इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स। क्लियर। नेक्स्ट, लस्ट्रस। मेटल्स जनरली क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं। इनकी एक शाइन होती है। अच्छा, हर जगह मैं ये जनरली क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलती हैं। ये कोई एक पर्टिकुलर रूल नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। ये एक उनकी जनरल प्रॉपर्टीज है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन ऑलमोस्ट हर एक चीज़ की आपको कोई ना कोई एक्सेप्शन मिल जाएगी, ठीक है। और इनको भी हम पढ़ने वाले हैं, राइट। एक्सेप्शनल केसेस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं वो यहाँ से। मेटल्स आर लस्ट्रस, राइट। मेटल्स की एक क्या होती है? शाइन होती है। बाय द वे, हो सकता है कुछ सर्टेन केसेस में आपको शाइन ना दिखे बिकॉज उनके ऊपर क्रोजन हुआ हो, है ना। जैसे मैं आयरन की बात करता हूँ, आयरन का जब रस्टिंग होती है, राइट, तो उसके ऊपर कैसी एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। तो आप बोलोगे वो तो लस्ट्रस नहीं है, लेकिन अंदर से वो लस्ट्रस है, राइट। अगर आप एक सैंड पेपर लेके उसको हटा देते हो उस लेयर को, देन ऑफ कोर्स इट इज वेरी लस्ट्रस। तो उस चीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन, मेटल्स आर सॉनरस। सॉनरस का मीनिंग क्या होता है? जब आप उनको हिट करोगे किसी चीज से तो रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जनरली सिंग इट इज क्वाइट हाई। इसी वजह से जो ये बर्तन है हम मेटल्स के बना रहे हैं। अदरवाइज मान के चलो, अगर जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता तो आग पे रखते सार ये तो पिघल जाता। दीज आर सम जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल, ये सल्फर हो गया। सल्फर इज अ नॉन मेटल। ओके, क्या प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स? अगेन ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं, इनकी भी बहुत सारी एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगी, राइट। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन देखते हैं कि जनरली इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। दे आर नॉन मेलिएबल और नॉन डक्टाइल। ना तो इनकी आप वायर्स बना सकते हो जनरली सेइंग, ना इनको आप शीट्स में बीट कर सकते हो, ओके, बिकॉज वो बहुत ब्रिटल होते हैं। जैसे आप इनको हिट करोगे, लेट्स सपोज ये क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या रीजन होता है इसका? बिकॉज दे डोंट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट, दे आर डल। ये शाइनी नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा लस्ट्रस नहीं होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे भी हैं, लेकिन जनरली, राइट, दे आर वेरी डल। दे आर नॉट सॉनरस। अगर आप इनको हिट करते हो किसी चीज़ से तो रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी एज कम्पेयर टू द मेटल्स काफ़ी लो होता है, काफ़ी कम होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। अब ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। इनको देखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं मेटल्स की, राइट, फिर देखेंगे नॉन मेटल्स को। पहला, मेटल्स, ऐसे मेटल्स जो पुअर कंडक्टर्स हैं। हमने बोला था कि मेटल्स जनरली क्या होते हैं? वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, है ना। लेकिन लेड और मर्करी, इनके सिंबल्स क्या होते हैं? लेड का Pb, मर्करी का सिंबल होता है Hg। ये दोनों ही मेटल्स क्या हैं? पुअर कंडक्टर्स, राइट। तो स्पेशल केस हो गया ना, राइट, बिकॉज जनरली मेटल से काफ़ी ऑपोजिट तरह की प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, सॉफ्ट मेटल्स। मेटल्स जनरली से बहुत हार्ड होते हैं,
लेकिन एल्कली मेटल्स फॉर एग्जांपल सोडियम, राइट, पोटाशियम, एल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं जो ग्रुप 1 में आती हैं, पीरियोडिक टेबल खोल के देख लेना, राइट। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ये एल्कली मेटल्स हैं। दीज आर क्वाइट सॉफ्ट, इनको आप नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हो, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं ये, एक्सेप्शनल केसेस, राइट। नेक्स्ट, कौन सी ऐसी मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे? सिर्फ मरकरी ऐसी है, इसके अलावा मोस्ट ऑफ द मेटल्स रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड्स ही होते हैं। गैस तो कोई भी नहीं होता इनफैक्ट, राइट। मरकरी के अलावा जितने भी बचे वो सारे सॉलिड्स ही होते हैं, ठीक है। मरकरी इकलौती ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होगी, लिक्विड होगी। नेक्स्ट वन, नॉन मेलिएबल या नॉन डक्टाइल, जिंक और मरकरी, ये दोनों ही मेटल्स ना तो मेलिएबल है ना ही ये डक्टाइल हैं, तो ये भी स्पेशल केसेस बनते हैं। एंड आखिरी है यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे मेटल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, दे आर गैलियम और सीजियम। गैलियम इज Ga और सीजियम इज Cs, ठीक है। इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि अगर इनको आप हाथ पे भी रखोगे ये तब भी पिघल जाती हैं। दीज आर सम स्पेशल केसेस ऑफ द नॉन मेटल्स। ऐसे ही नॉन मेटल जो बहुत लस्टर्स हो, आयोडीन और ग्रेफाइट। जनरली नॉन मेटल्स बहुत डल होती हैं, उनकी शाइन नहीं होती है, लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा लस्ट्रस नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट, हार्ड, ऐसी नॉन मेटल जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, दैट इज द डायमंड। जनरली नॉन मेटल्स इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं, लेकिन डायमंड इज वेरी वेरी हार्ड, है ना। नेक्स्ट, गुड कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, आपने छोटी क्लासेस में भी आई थिंक सो पढ़ा हुआ है, राइट। नेक्स्ट, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, नॉन मेटल्स में से सिर्फ ब्रोमीन ही ऐसी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड है। मेटल्स में कौन था ऐसा, इट वॉज मर्करी। नॉन मेटल में ऐसा कौन है, ब्रोमीन है, ठीक है। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की जो ये स्पेशल केसेस हैं ये आप प्रॉपरली याद कर लेना, राइट। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा गया इन द बोर्ड एग्जाम्स। कौन सा ऐसा मेटल है जिसको आप नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हो, दैट इज सोडियम। इनफैक्ट कोई भी आप एल्कली मेटल लिख सकते हो, चलेगा। लस्ट्रस नॉन मेटल, दैट इज आयोडीन। कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट द रूम टेम्परेचर, दैट इज मर्करी। मोस्ट मेलिएबल एंड द डक्टाइल मेटल, ये मैंने आपको नहीं बताया, दैट इज द गोल्ड, ओके। गोल्ड सबसे ज्यादा मेलिएबल और सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। मेटल दैट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज सिल्वर। सिल्वर इज वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसको वायर्स में हम क्यों नहीं यूज करते हैं, बिकॉज एक्सपेंसिव बहुत पड़ेगा, इस वजह से कॉपर की वायर्स हम बनाते हैं, ठीक है। अदरवाइज बहुत अच्छा कंडक्टर है सिल्वर, कॉपर तो इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वन, नॉन मेटल जिसमें नॉन मेटल विच कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ये तो कार्बन है। कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और आपने बकमिंस्टर फुलरीन पढ़ा हुआ है उसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इसके तो मल्टीपल फॉर्म्स हैं, सो दैट इज द कार्बन। अब तक इस वीडियो में जितना भी पार्ट हमने पढ़ा वो था रिलेटेड टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। पहली रिएक्शन है इसमें बर्निंग मेटल्स इन द एयर। क्या आपको देखने को मिलता है जब आप मेटल्स को बर्न करते हो या फिर हीट करते हो इन एयर, दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, सिंपल सी बात है, राइट। मैग्नीशियम फॉर एग्जाम्पल, इसको आप बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप इसको बर्न कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ठीक है। ये आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश आपको देखने को मिलती है, जिसका कलर कैसा होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर होता है वाइट इन कलर, राइट। मैग्नीशियम ये तो काफ़ी शाइनी होता है ना, ठीक है, इट इज क्वाइट लस्ट्रस। नेचर, जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बना, इसका नेचर कैसा होगा, ये हमने सेकंड चैप्टर में क्रैश कोर्स वीडियो में भी हमने रिवाइज करा था। ये एक मेटल ऑक्साइड है और मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। सो जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ये कैसा होगा, बेसिक होगा। सिमिलरली जब हम कॉपर को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ब्लैक इन कलर। और नेचर कॉपर ऑक्साइड का कैसा होगा, अगेन इट इज ऑल्सो ए मेटल ऑक्साइड, राइट। कॉपर एक मेटल है, सो कॉपर ऑक्साइड का नेचर भी कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट वन, एल्यूमिनियम। इसको जब आप हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपके पास देखने को मिलता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये भी एक मेटल ऑक्साइड है, कलर बाय द वे इसका वाइट ही होता है, ठीक है। इसका नेचर कैसा होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, बेसिक, नो। इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है एम्फोटेरिक, राइट। एम्फोटेरिक का मीनिंग क्या होता है, इसको देखते हैं। एल्यूमिनियम, जिंक, बेरिलियम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे मेटल्स की जो क्या बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। मीनिंग क्या होता है आखिरकार इस टर्म का, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज मेटल ऑक्साइड्स दैट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू क्रिएट सॉल्ट एंड वाटर। ये ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। जब बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट एंड वाटर। दोनों केसेस में प्रोडक्ट में आपको देख रहे हो सॉल्ट एंड वाटर ही मिलने वाला है।
चाहे ये एसिड के साथ रिएक्ट कर लें, चाहे ये बेसिस के साथ रिएक्ट कर लें। एग्जांपल मैंने यहाँ पे शो करी हुई है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एसिड के साथ रिएक्ट किया, स्टिल सॉल्ट एंड वाटर मिला। यहाँ पे कौन सा सॉल्ट मिला? एल्यूमिनियम क्लोराइड। जब इसने एक बेस के साथ रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब भी हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर ही मिला। यहाँ पे कौन सा सॉल्ट है? ये सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ऐसा नेचर रखते होते हैं एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ऑलवेज सॉल्ट एंड वाटर ही मिलेगा, चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करें चाहे बेस के साथ रिएक्ट करें। एंड बाय द वे, अगर ये ऊपर वाली रिएक्शन के अकॉर्डिंगली आप देखोगे इसका नेचर कैसा है, ऑफकोर्स इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा इस रिएक्शन में, बिकॉज एक एसिड और बेस ही तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। लेकिन नीचे वाली रिएक्शन के अकॉर्डिंगली एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा, बिकॉज अगेन एसिड और बेस ही एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो चल रही है यहाँ पे। लेकिन देख रहे हो ना, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक नेचर शो कर रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिडिक नेचर शो कर रहा है। ठीक है, तो इनका ड्यूल नेचर होता है डिपेंडिंग ऑन कि वो किस चीज़ के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेसिक नेचर रख के सॉल्ट एंड वाटर बना देंगे, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिडिक नेचर रख के सॉल्ट एंड वाटर बना देंगे। प्रोडक्ट आपको सिमिलर सही मिलने वाला है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पलों का एक क्वेश्चन है। ऑल्दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, हमको पता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक, राइट? यही उसने बोला हुआ है। लेकिन इनमें से कौन सा मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना रहा है? जो हमने अभी पढ़ा, एल्यूमिनियम। इनमें से सिर्फ एल्यूमिनियम है जो क्या बनाएगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएगा। ये एग्जांपल्स आप याद कर लेना, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया और बेरिलियम हो गया। ठीक है, ये कॉमन एग्जांपल्स है। नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद द वाटर। मेटल ऑक्साइड कैसे बनता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जब आप मेटल को हीट करते हो तो आपके पास प्रोड्यूस होता है मेटल ऑक्साइड। लेकिन उसी मेटल ऑक्साइड को जब आप वाटर में ऐड करते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा? मोस्टली केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि मेटल ऑक्साइड डिजोल्व ही नहीं होगा वाटर में, राइट? मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन द वाटर। लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं, सम ऑफ दीज डिजोल्व इन द वाटर टू फॉर्म एल्कली। वो क्या बनाएंगे? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? सोडियम ऑक्साइड हो गया और पोटाशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड को देखो जब आप वाटर में ऐड करते हो तो ये क्या करता है? डिजोल्व होके एक एल्कली बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये एक एल्कली ही तो है। एल्कली का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा बेस है ना ये, राइट? एक ऐसा बेस जो वाटर में क्या हो जाए? डिजोल्व हो जाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत अच्छे से वाटर में डिजोल्व हो जाता है। इसी वजह से देखो इसको हमने एक्वस फॉर्म में लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है ये तो, राइट? अदरवाइज इसको एक्वस फॉर्म में थोड़ी ना लिखा होता अगर ये वाटर में डिजोल्व ना होता, राइट? नेक्स्ट वन, पोटाशियम ऑक्साइड। इसको जब आप वाटर में ऐड करते हो तो अगेन ये वाटर में बहुत अच्छे से घुल जाता है और आपके पास क्या देखने को मिलता है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो अ बेस। लेकिन इसको भी हम एक एल्कली बोल रहे हैं बिकॉज ये भी वाटर में बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। सिंपल। एल्कली को अगर आपको डिफाइन करना हो तो सिर्फ आपको ये बोलना है कि दोज बेसेस विच डिजोल्व इन द वाटर वेरी वेल दे आर कॉल्ड एल्कली। वेरी सिंपल। अब जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ द क्रैश कोर्स सीरीज। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? पोटाशियम और सोडियम, है ना? इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बनता है कि क्या होता है अगर इनको हम सीधा ओपन एयर में रख देते हैं, हमको क्या देखने को मिलता है? बिकॉज ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है, दे रिएक्ट विग्रेसली विद द ऑक्सीजन एंड दे कैच फायर, राइट? इनको आग लग जाती है। इस चीज से बचने के लिए, टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स, इनको कभी भी ऐसे खुला नहीं छोड़ा जाता, राइट? एयर में सीधा डायरेक्टली नहीं रखा जाता। दे आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मेटल्स ऐसे हैं जिनको हम कैरोसिन में रखते हैं? सोडियम एंड पोटाशियम, बिकॉज अदरवाइज ये इनको आग लग जाएगी, राइट? अगर इनको खुला आप रखोगे इन द एयर। द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो जनरली आपको ऐसा देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन वहाँ से डिस्प्लेस हो जाती है। और स्पेसिफिकली वैसे मेटल्स के केस में जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से बहुत ऊपर लाई करते हैं, दैट मीन्स उनके लिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना बहुत ईजी है ना? तो वैसे मेटल्स क्या करते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, है ना? तो यहाँ पे क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। हाइड्रोजन हो रही है यहाँ पे डिस्प्लेस और एल्यूमिनियम यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आके बॉन्डिंग बना लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। सेम आपको देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ आयरन। आयरन भी जब रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ, ये ध्यान देना, ये दोनों केसेस में हम स्टीम यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ये इतने भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं है कि ये ठंडे पानी के साथ या गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाएं। इनको रिएक्शन के लिए स्टीम चाहिए, ठीक है? यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेगा? Fe3O4 आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी इवॉल्व हो रही है। तो ये तो कि जनरल रिएक्शन कि मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके कुछ मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देंगे। लेकिन जो ये मेटल ऑक्साइड्स बन रहे हैं, क्या ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते?
बिकॉज जिस भी बीकर में आपने ये मेटल डाला था अब उसमें बन चुका है मेटल ऑक्साइड, है ना। अब मान के चलो ये मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, दिस इज मेटल ऑक्साइड, इसमें बहुत सारा वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या ये मेटल ऑक्साइड इस वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट नहीं कर सकता? क्या कोई और प्रोडक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा? द आंसर इज डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर, राइट। अगर ये मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल हुआ तो ये फर्दर उसके साथ रिएक्ट करेगा, कुछ ना कुछ और कंपाउंड बनाएगा। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। हमने ऑलरेडी पढ़ा ना कि मेटल ऑक्साइड्स, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को थोड़ा टाइम पहले, ये जो हमने पढ़ा था, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन द वाटर। तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी रिएक्शन उसके फर्दर, ठीक है, ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, इसके बाद कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी एग्जांपल्स तो थी मेटल ऑक्साइड्स की जो वाटर में डिसॉल्व होती हैं। कौन सी थी? इट वर सोडियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड, है ना। तो ये क्या करती हैं, ये वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट करके कुछ ना कुछ एल्कली बनाती हैं, समझ रहे हो। तो इनके केस में रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगी, इनके केस में 2 स्टेप रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, राइट। दिस इज द सोडियम, पहले तो सोडियम को आपने वाटर में डाला, सोडियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। लेकिन फर्दर यही वाला सोडियम ऑक्साइड क्या करेगा, वाटर के साथ फिर से रिएक्ट करके एल्कली बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन आपको देखने को मिलती है और इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे ऐसे शो करा हुआ आपकी एनसीईआरटी में, सोडियम रिएक्ट्स विद द वाटर और एंड प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट मिला हाइड्रोजन और यहाँ पे प्रोडक्ट मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे ये वाली रिएक्शन पूछी जाती है पोटाशियम प्लस वाटर, तो अगेन पहला स्टेप यही है, मेटल ऑक्साइड बनेगा, सो पोटाशियम ऑक्साइड, दिस इज द पोटाशियम ऑक्साइड K2O, राइट, और हाइड्रोजन इवॉल्व होगी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। लेकिन फर्दर यही वाला मेटल ऑक्साइड क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और क्या बना लेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज एक्वस, ये एक एल्कली है, और जो हाइड्रोजन हमको मिली थी इन द फर्स्ट स्टेप ये तो मिल ही रही है, तो ये हो जाएगी हमारी ओवरऑल रिएक्शन। अब जो अलग अलग मेटल्स हैं इनके बारे में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेटल वाटर के साथ किस फॉर्म में रिएक्ट करेगा। कुछ मेटल्स देखो ऐसे हैं, पोटाशियम और सोडियम, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये कोल्ड वाटर के साथ भी इतना विग्रसली रिएक्ट करते हैं कि दे कैच फायर। बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव, बहुत ही ज़्यादा विग्रस रिएक्शन आपको देखने को मिलती है इन द केस ऑफ पोटाशियम एंड सोडियम। सो भूल के भी इनको तो वाटर में नहीं डाला जाता, इनको इसी वजह से केरोसिन ऑयल में स्टोर करा जाता है, राइट। कैल्शियम ऑन द अदर हैंड थोड़ा कम रिएक्टिव मेटल है, बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज इस डायरेक्शन में इंक्रीज करती है ना। सो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। सो कैल्शियम एज कम्पेयर टू पोटाशियम या सोडियम थोड़ा कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्ट तो करता है कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन रिएक्शन इतनी ज़्यादा विग्रस नहीं होती बिकॉज ये कम रिएक्टिव मेटल है। देन मैग्नीशियम, ये और कम रिएक्टिव मेटल है, इसको गर्म पानी चाहिए रिएक्शन के लिए, राइट, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद जो ये वाले मेटल्स हैं एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और टिन, ये और कम रिएक्टिव हैं, इस वजह से इनको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए फॉर द रिएक्शन। ये स्टीम के साथ तो रिएक्ट कर जाएंगे लेकिन कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। और उसके बाद कि जितने भी मेटल्स हैं ये सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये तो स्टीम के साथ भी बिल्कुल रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। अब ये एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर? पहला ऑप्शन इट डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर, बिल्कुल गलत, बिकॉज कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है ना। सेकंड ऑप्शन इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, नहीं, वायलेंटली तो रिएक्ट नहीं करता। थर्ड ऑप्शन, अच्छा बाय द वे पहले देखें, पहला और दूसरा ऑप्शन सीधा गलत है ना। सो पहला इन दोनों में आ रहा है, सो ए भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, और इनफैक्ट बिकॉज सेकंड इसमें भी आ रहा है तो बी भी गलत हो गया बिकॉज सेकंड भी गलत है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो कई बार आपको पूरे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। दिस इज अनदर एग्जाम्पल क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर? इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और ना ही वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है? द आंसर इज ऑफ कोर्स आयरन, बिकॉज आयरन रिएक्ट्स विद द स्टीम ओनली, ठीक है। बाकी ऑप्शंस क्या है, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सोडियम तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो तो कोल्ड वाटर के साथ भी इतना विग्रसली रिएक्ट करता है कि इट कैचेस फायर। कैल्शियम इट रिएक्ट्स विद द कोल्ड वाटर बट लेस विग्रसली, और मैग्नीशियम इट रिएक्ट्स विद द हॉट वाटर। द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चलने वाली है। मेटल्स और स्पेसिफिकली ऐसे मेटल्स जो हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो जब रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ तो आपको क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन हो जाती है डिस्प्लेस और फॉर्मेशन हो जाती है किसी न किसी सॉल्ट की, जैसा कि मैग्नीशियम
और HCl के केस में आपको देखने को मिलेगा मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव मेटल है और हाइड्रोजन से तो बहुत ऊपर लाई करता है इन द रिएक्टिविटी सीरीज। बाय द वे रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन लाई कर रहा होता है यहाँ पे लेड और कॉपर के बीच में, और मैग्नीशियम देख रहे हो क्लियरली हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, उसके बहुत ऊपर लाई कर रहा है। दैट मीन्स क्या करेगा, इजीली हाइड्रोजन को ये क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे आके क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा विच इज़ अ सॉल्ट, सिंपल। तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, एल्यूमिनियम और जिंक। क्लियरली आप देख पा रहे हो ये दोनों जो मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, दिस इज द एल्यूमिनियम एंड दिस इज द जिंक, ये दोनों हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। इसी वजह से आपको ऐसी कुछ रिएक्शन देखने को मिल रही है। अगर आप कोई ऐसा मेटल लोगे जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से नीचे लाई कर रहा है इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि कॉपर, मर्करी, सिल्वर, इनमें से कोई भी आप मेटल अगर लोगे, फॉर एग्जांपल कॉपर प्लस HCl लेट्स से, ठीक है, और स्पेसिफिकली डाइल्यूटेड एसिड्स की हम बात कर रहे हैं, तो आपको कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, नो रिएक्शन, बिकॉज कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को, ठीक है। सो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सिंपल सी बात है, कॉपर कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, सो वो नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा हाइड्रोजन को। अब यहाँ पे एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बनती है कि अगर आप मेटल को रिएक्ट करते हो नाइट्रिक एसिड के साथ, तब हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होती इन द प्रोडक्ट्स। द रीजन इज नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, उसको ऑक्सीजन देना, वेरी सिंपल। और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, वाटर, वेरी सिंपल, ठीक है। सो आपको एंड प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे वाटर देखने को मिलता है अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हो, किसकी, मेटल्स की। The last type of reaction in this chapter is the reaction of metals with solutions of other metal salts. Displacement reactions ही हैं बेसिकली, जिनके बारे में आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आयरन जब रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के एक्वेस सॉल्यूशन के साथ, तो क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, बिकॉज आयरन कॉपर से ऊपर लाई कर रहा है इन द रिएक्टिविटी सीरीज, इस वजह से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। नाउ बिकॉज आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा, कॉपर को कर देगा डिस्प्लेस, ये हो चुका है कॉपर डिस्प्लेस, और सल्फेट आयन के साथ जाके खुद बॉन्डिंग बना लेगा और आयरन सल्फेट बना लेगा, FeSO4 बना लेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अच्छे से आपको आती हैं, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि कुछ केसेस में रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी। कब, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेड प्लस जिंक सल्फेट। अब यहाँ पे बिकॉज जो पहले देखें लेड है, दिस इज द लेड, दिस इज द जिंक, लेड जिंक से कम रिएक्टिव है ना, लेड जिंक के नीचे लाई कर रहा है इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो क्या इसके लिए पॉसिबल है जिंक को डिस्प्लेस कर पाना, द आंसर इज नो। लेड जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इस वजह से यहाँ पे कोई रिएक्शन हमको नहीं देखने को मिल रही है। नेक्स्ट वन, जिंक प्लस FeSO4, सो जिंक एंड आयरन। यहाँ पे जो जिंक है, क्या ये आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा, द आंसर इज यस, कर सकता है, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, है ना, जिंक ऊपर लाई कर रहा है आयरन के। तो जिंक यहाँ पे क्या करेगा, आयरन को कर देगा डिस्प्लेस, ये हो चुका है आयरन डिस्प्लेस, और जिंक सल्फेट आयन के साथ जाके खुद बॉन्डिंग बना लेगा और जिंक सल्फेट बना लेगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज आयनिक बॉन्डिंग। मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ आखिरकार बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, इसको देखते हैं। सबसे पहले अलग अलग एलिमेंट्स को मैंने 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, नोबल गैसेज, मेटल्स और नॉन मेटल्स, राइट। नोबल गैसेज वैसी गैसेज जिनका आउटर मोस्ट जो शेल होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, एटॉमिक नंबर है इसका 2, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, सिंपल 2, है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन्स सीधा के शेल में ही आ जाएंगे इसके। तो नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 10, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 2, 8। सो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है, कंप्लीट है, इस वजह से इट इज़ अ नोबल गैस। ये तो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करने वाली, बिकॉज इसको ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी एलिमेंट बॉन्डिंग इसीलिए करता है सो दैट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर सके, उसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो सके, कंप्लीटली फिल हो सके। लेकिन नोबल गैसेज के केस में ऑलरेडी इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो इनको बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करती हैं, दे आर कंप्लीटली इनर्ट गैसेज। अब बात करते हैं मेटल्स की। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन इसकी कितनी बनेगी 281, है ना। नेक्स्ट वन मैग्नीशियम 282, नेक्स्ट वन एल्यूमिनियम, इट इज़ 2, 8 एंड 3। आप देख रहे हो क्लियरली इनके पास कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द आउटर मोस्ट शेल, 1, 2 या 3। दैट मीन्स इनकी टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जो सोडियम है, सोडियम के पास ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको जब ये डोनेट कर देगा तो ये क्या बना लेगा, Na पॉजिटिव। सिमिलरली मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके Mg2 पॉजिटिव बना लेगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव स्टेट में पहुंच जाएगा।
अगर लेकिन हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कैसे बन रही है। 7 है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, सो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2 and 5, दैट मीन्स इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 2 and 6, आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, सो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2, 8 and 7, इसको आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। दैट मीन्स ये क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाहेंगी, है ना। सो आप क्लियरली देख रहे हो कि मेटल्स जनरली सेइंग क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, और नॉन मेटल्स जनरली क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होती हैं। इसी वजह से ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, बिकॉज एक दूसरे के लिए परफेक्टली सूटेबल है। ये मेटल्स के पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो डोनेट करना चाहते हैं, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स की भूखी हैं, राइट, उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो मेटल्स क्या करेंगे, नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके आयनिक बॉन्डिंग बनाएंगे। अब देखते हैं आयनिक बॉन्डिंग होती क्या और कैसे एग्जैक्टली होती है आयनिक बॉन्डिंग। एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं सोडियम क्लोराइड की, कॉमन सॉल्ट, जो कि एक आयनिक कंपाउंड होता है। कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इनकी कितनी बनेगी। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2, 8, 1, एंड क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 2, 8, 7। सोडियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मैंने यहाँ पे शो करे हुए हैं। अब देखो सोडियम यहाँ पे क्या चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, बिकॉज आफ्टर डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन इसकी स्टेट कैसी हो जाएगी, 2, 8, दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट। सिमिलरली क्लोरीन क्या चाहेगी, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl नेगेटिव आयन बनाना, बिकॉज आफ्टर डूइंग दैट इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसी हो जाएगी, आउटर मोस्ट शेल इसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे यही आपको देखने को मिलता है कि जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है टू क्लोरीन, ठीक है। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है, राइट। अब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यहाँ पे आयंस बन चुके हैं। द पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड द कैटायन, और जो नेगेटिव वाला आयन होता है इसको क्या बोलते हैं, एनायन। और आपको पता है कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, इस वजह से जो Na पॉजिटिव है और जो Cl नेगेटिव है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और बॉन्डिंग बना लेंगे, NaCl बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में आपको आयंस देखने को मिलते हैं, कैटायन एंड अनायन। सिंपल सी बात है, यही इसका रीजन है कि इसको आयनिक बॉन्डिंग बोला जा रहा है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग आपने जो पढ़ी है कार्बन के केस में, उसके केस में कार्बन आयंस फॉर्म नहीं करता, ऐसा नहीं होता कि C4 पॉजिटिव या C4 नेगेटिव, है ना। कार्बन बिना आयंस बनाए बॉन्डिंग करता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो दूसरे टाइप की बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग, जिसके बारे में आपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा। आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। पहला, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही तो होता है, लिक्विड थोड़ी ना होता है, राइट। एंड दे आर समवट ब्रिटल, जो इनके क्रिस्टल्स होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के वो ब्रिटल होते हैं, दैट मीन्स अगर आप कुछ फोर्स अप्लाई करते हो उनके क्रिस्टल्स पे देन यू कैन इजीली ब्रेक देम। नेक्स्ट वन, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये तो आप नेट पे जाकर सर्च कर सकते हो कि सोडियम क्लोराइड का फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि इतना ज़्यादा होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट वन, सॉल्युबल इन वाटर, ये तो आपको पता ही है, राइट। नमक कितना अच्छे से डिजोल्व हो जाता है इन द वाटर, बट जो ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली सेइंग दे आर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जांपल कैरोसिन या फिर पेट्रोल वगैरह हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट और एक्वेस सॉल्यूशन। सॉलिड स्टेट में डायरेक्टली ये कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, बिकॉज सॉलिड स्टेट में इनके पास आयंस ही नहीं होते हैं, है ना। आयंस कब मिलते हैं, या तो जब इनको आप मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करते हो, दैट मीन्स इनको मेल्ट कर देते हो आफ्टर गिविंग अ लॉट ऑफ हीट, या फिर इसको जब आप वाटर में ऐड करते हो, बिकॉज आपको पता है जब आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करोगे इट विल डिसोशिएट टू गिव Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इस वजह से दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ईदर इन द मोल्टन स्टेट और इन द एक्वेस सॉल्यूशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फास्ट पेस्ड वीडियो बढ़िया लगी होगी फॉर द रिविजन। 30 मिनट्स में हमने सारा चैप्टर रिवाइज करा, और सिमिलरली आगे वाले भी जितने चैप्टर्स हैं उनको भी हम रिवाइज करने वाले हैं विद इन 30 मिनट्स, राइट। हर वीडियो आपको मिलती जाएगी विद इन द गैप ऑफ 2 या 3 डेज, ओके। और साथ के साथ बाय द वे आपको नोट्स भी मिलते जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो इस वीडियो की, आपको नोट्स का PDF मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम देयर। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।